Show me how. Get your hands in the air. 9 मई 2021 की सुबह जब ट्रिस्टन की माँ उसे उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो ट्रिस्टन अपने बेड पर थी ही नहीं। उसकी माँ ट्रिस्टन को इधर उधर ढूंढती है लेकिन ट्रिस्टन कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी। घर में टेंशन बढ़ने लगी थी और जैसे ही ये बात पड़ोसियों को पता चली तो ट्रिस्टन के पड़ोस वाले तुरंत एक सर्च टीम बनाने लगे ट्रिस्टन को ढूंढने के लिए। और फिर कुछ ही घंटों में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। ये केस सच में एक अजीब और डरावना है। 114. एक ऐसे क्राइम जो एक 14 साल के लड़के ने किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी अंधेरी सोच की वजह से। एक छोटी सी लड़की जिसे 114 बार चाकू मारकर उसे जंगल में फेंक दिया गया था और उसका कातिल ऐसे घर लौटता है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये केस पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल उठ रहे थे कि इस भयानक कांड के पीछे आखिर वजह क्या थी। व्हाट वाज द एक्चुअल मोटिव ऑफ द क्राइम। चलो जानते हैं इस केस को। जैक्सनविला, फ्लोरिडा, जो अपने सुहाना मौसम और मस्त लोगों के लिए जाना जाता है, वो एक ऐसी जुर्म की गवाह बनने वाला था जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। सेंट जोनस नाम के एक एरिया में 13 साल की ट्रिस्टन बेली रहती थी। एक टैलेंटेड एथलीट, सबकी चहेती दोस्त और एक पैशनेट चीयर लीडर थी ट्रिस्टन। उसके सपने आसमान छूने वाले थे। वो हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक अपना इस टैलेंट को ले जाना चाहती थी। लेकिन 9 मई 2021 की सुबह ये सारे सपने एक ही पल में बिखर जाते हैं। जब ट्रिस्टन की माँ उसे उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो ट्रिस्टन अपने बेड पर थी ही नहीं। वो जहाँ रहती थी उसे सेफ एरिया माना जाता था। उनके पड़ोसी काफी पोलाइट और इलीट थे, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और जैसे ही ये बात पड़ोसियों को पता चली तो ट्रिस्टन के पड़ोस वाले तुरंत एक सर्च टीम बनाने लगे ट्रिस्टन को ढूंढने के लिए। वे सारे मिलकर ट्रिस्टन के लिए फ्लायर्स बनाने लगे थे। फिर सारे टीम्स ट्रिस्टन को ढूंढने में लग जाते हैं और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ट्रिस्टन गई तो गई कहां। और पहली बार जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उनको एक शॉकिंग क्लू मिलता है। पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज में ट्रिस्टन रात के करीब 1:15 बजे के आसपास एक लड़के के साथ दिखाई दी थी और उस लड़के का नाम एडन फूची था, जो कि उसका स्कूलमेट भी था। और कुछ ही घंटे बाद एक और फुटेज में एडन फूची उसी जंगल से अकेले लौट रहा था। इस बार वो भागते हुए आ रहा था। पुलिस और लोगों की चिंता अब बढ़ने लगी थी। करीब 16 घंटे की तलाश के बाद उन लोगों का सबसे बड़ा डर सच हो गया। ट्रिस्टन की बॉडी जंगल के पास एक झील के किनारे मिलती है। उसका हाल देखकर लोगों के रूह कांप गए थे। उसके शरीर पर 114 घाव बने हुए थे जो किसी चाकू का लग रहा था, जिसमें से 49 सिर्फ उसके हाथ और बाहों पर थे, जो ये दिखाता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए कितनी कोशिश की होगी, कितनी मशक्कत की होगी। अब सबका शक एडन फूची पे था क्योंकि वही इंसान ट्रिस्टन के साथ आखिरी बार देखा गया था और उसका बिहेवियर भी एकदम अजीब लग रहा था। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो एडन की हरकतें और भी अजीब थी। फिर जब उसको पुलिस के वैन में बैठाया गया तब उसने अपने फोन से एक सेल्फी क्लिक की और उसे स्नैपचैट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हे गाइस, किसी ने ट्रिस्टन को देखा है। और उसकी ये फोटो देखकर उसके क्लासमेट्स और लोग एकदम शॉक हो गए थे। We're having fun in a f***ing cop car. Yep. Tristan. What's up, guys? Tristan, if you f***ing walk out the damn... लेकिन जैसे जैसे सच सामने आने लगा एडन की हिम्मत टूटने लगी। You know they found this girl, right? Where? In our neighborhood. Down our main street. Is she good? No, she's dead. फिर जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया तब उसने अपनी जगह पर बैठकर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। वो चिल्लाने लगा था कि मैंने कुछ नहीं किया, आई एम इनोसेंट। फिर जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो पुलिस वालों को उसके कपड़े से ट्रिस्टन का खून मिलता है, उसके जूते से ट्रिस्टन का खून मिलता है। उसके बेडरूम से कुछ सैटेनिक तस्वीरें भी मिली थी जो एक डिस्टर्ब्ड माइंडसेट को दिखाती है। उन तस्वीरों में कुछ ऐसे सिंबल्स थे जो शैतानी सोच के निशानी थे। एडन पहले तो सब कुछ झुठलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसके सामने सबूत रखे तब उसकी सारी बनी बनाई कहानी बर्बाद हो गई थी। उसके घर के पास के तालाब से एक
चाकू भी मिलता है। और इन सब इन्वेस्टिगेशन के बीच एक और शॉकिंग बात सामने आती है। एडन की माँ क्रिस्टल को एक सीसीटीवी कैमरा में एडन के जीन से खून को साफ करते हुए देखा गया था, और ये सबूत इतना बताने के लिए काफी था कि उसने अपने बेटे को बचाने के लिए एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की थी। क्रिस्टन के मौत के बाद पूरे कम्युनिटी में एक डर और गुस्सा फैल गया था। एडन के क्राइम का तरीका इतना वायलेंट था कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ एक 14 साल का लड़का कर सकता है। उसके स्कूल पेट्रियट ओकस एकेडमी में ग्रीफ काउंसलर को बुलाया गया था, मतलब सारे बच्चों को काउंसलिंग दी गई थी ताकि सारे बच्चे इस शॉक से बाहर आ सकें। सबके सब स्टूडेंट ट्रिस्टन को एक प्यारी और हंसने वाली लड़की से याद कर रहे थे। उसका परिवार जो इस दुख से बिखर चुका था, वे लोग बस एक ही बात चाह रहे थे, इंसाफ, जस्टिस। सारे के सारे सबूत एडन फूची के खिलाफ थे और इसी वजह से उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस फाइल किया गया था। उसकी माँ क्रिस्टल स्मिथ को भी एविडेंस टेम्परिंग के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। अब धीरे धीरे ये केस एक सामाजिक मुद्दा बन गया था कि क्या एक लड़का इतनी छोटी उम्र में इतना वायलेंट हो सकता है? क्या सोशल मीडिया और डार्क कंटेंट का असर इन सारे बच्चों पर हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, अगर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान देते तो क्या इस तरीके की ट्रेजेडी को बचाई जा सकती है? इन सब के बाद अभी भी एक सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था कि आखिर क्यों एडन ने ट्रिस्टन का मर्डर क्यों किया? कारण क्या था आखिर? व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द क्राइम? क्या ये सब उसने पहले से सोच रखा था या बस एक पल में उसका दिमाग बिगड़ गया था? ये सारे सवाल सबके मनों में लगातार घूम रहे थे। अब कोर्ट का फैसला जो भी हो, एक बात तो पक्की थी, ट्रिस्टन की याद हमेशा उसके परिवार और दोस्तों के बीच में जिंदा रहेगी। फिर जब एडन फूची को अरेस्ट किया गया, तब एक इन्वेस्टिगेटर ने जो उसी एरिया में लगभग दशकों से काम कर रहा था, उसका बोलना था कि उसको इस केस पर पूरा भरोसा है कि उन लोगों ने सही आरोपी को पकड़ा है। सारी पुलिस वाले कन्विंस्ड थे कि उनके पास सही सस्पेक्ट है और उसी ने ट्रिस्टन को मल्टीपल टाइम चाकू से वार कर जान ले ली थी। ये न्यूज सिर्फ कम्युनिटी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गई थी। लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी और शॉक प्रकट करने में लगे हुए थे, लेकिन उसी सोशल मीडिया पर एडन के अगेंस्ट और उसके फेवर में भी कमेंट्स आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, रिएक्शंस आ रहे थे। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लोग अपनी ओपिनियंस रखने में लगे हुए थे। कुछ लोग एडन को सपोर्ट करते हुए ये लिख रहे थे कि ट्रिस्टन ये सब डिजर्व करती थी। आई डोंट नो हाउ। ये सुनकर हैरानी होती है कि कोई इतना वायलेंट मर्डरर को कैसे सपोर्ट कर सकता है, जिसने किसी की बिना किसी वजह से जान लिया हो। और कुछ लोगों ने अलग एंगल देते हुए लिखा कि ये सब कुछ एक फेम पाने का तरीका है, और ये सारी बातें इस चीज की गवाही दे रही थी कि ये लोग वायरल होने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स क्राइम के मोटिव को समझने की कोशिश कर रहे थे। उस स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते थे वो अमेरिका के टॉप 5% में आते थे। सभी के सभी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, मींस सुपर रिच। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि एडन और उसके फैमिली वाले 6 महीना पहले ही उस एरिया में शिफ्ट हुए थे, और शायद इसी वजह से उनके वैल्यूज और उनके मॉरल्स औरों से अलग थे। मे बी, माइट बी। एक पुलिस ऑफिसर के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग एडन एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग वो अभी भी इनोसेंट है जब तक उसका क्राइम साबित ना हो जाता हो। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब एडन फूची को जुवेनाइल डिटेंशन से निकालकर अडल्ट वाले जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उसका ट्रायल अब एक अडल्ट की तरह होने वाला था, जो इसका इंडिकेशन था कि ये ट्रायल काफी सीरियस होने वाला था, एक्सट्रीमली सीरियस। लेकिन सबको सबसे ज्यादा शॉक तब लगा जब ये रिवील हुआ कि ट्रिस्टन को 114 बार चाकू से मारा गया था। मतलब एडन के पास 113 अपॉर्चुनिटीज थी रुक जाने की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये क्लियर इंडिकेशन था कि उसका सिर्फ एक ही मकसद था, ट्रिस्टन की जान लेना, और वो अपने मकसद में सफल होता है। जब लेक की तलाशी ली गई, तब जाकर मर्डर वेपन भी मिलता है। फोल्डिंग बटन नाइफ का इस्तेमाल कर ट्रिस्टन की हत्या की गई थी। ये भी कंफर्म हो गया कि उसके मर्डर में इस वेपन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि चाकू का जो हिस्सा मिसिंग था वो बाद में ट्रिस्टन के स्कल से मिलता है। पुलिस का मानना था कि एडन सिर्फ इस वजह से रुक गया था क्योंकि उसका चाकू टूट गया था, वरना वो और भी अटैक करता, न जाने कितनी बार करता। आई डोंट नो कितना, बट वो रुकता नहीं, वो रुकने वाला
नहीं था। ट्रिस्टन के बॉडी पे 49 घाव डिफेंसिव थे, मतलब ट्रिस्टन ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। कुछ और एविडेंसेस एडन के फ्रेंड्स के स्टेटमेंट से मिलते हैं। पुलिस ने उसके फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड से बात की और उनका कहना था कि एडन पहले से ही कह रहा था कि उसको किसी का मर्डर करना है। उसने कहा था कि वो अगले 30 दिनों में किसी को मार डालेगा और वो उसे जंगल में ले जाकर मारेगा। He said his knife, he wanted to slit somebody's throat, and he said it'd be satisfying. He's talked about killing people. He's talked about fighting people. I've seen him practice stabbing motions with his knife. एडन का बोलना था कि वो जानना चाहता था कि किसी को मारते वक्त कैसा महसूस होता है। उसे सामने वाले की तड़प देखनी थी। पुलिस वालों का बोलना था कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें इसका शिकार कोई भी हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ट्रिस्टन उस दिन उसका शिकार बन गई थी, वरना वो किसी को भी मारने वाला था। ट्रिस्टन के परिवार वालों ने मीडिया से बात करते हुए बोला कि वे लोग चाहते हैं कि ये कहानी पूरी दुनिया को सुनाई जाए ताकि दूसरी लड़कियां सेफ रहे और बच्चे सेफ रहें। वो सारे पेरेंट्स को भी ये वार्न करना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें, उनका ख्याल रखें, उनका फोन निरंतर चेक करते रहें जब तक वो अडल्ट ना हो जाते हैं तब तक। जेल में एडन का एक और शॉकिंग बिहेवियर सामने आता है। एक हियरिंग के दौरान उसको जेल से वीडियो कॉल के जरिए कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन एक कंफ्यूज्ड इंसान के जैसा था, जैसे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, मानो किसी पिशाच की साया है उस पर। उसने मटरिंग शुरू कर दी थी, सेल्फ टॉक शुरू कर दी थी। वो लगातार डेमंस के बारे में बात कर रहा था कि वे लोग उसकी आत्मा को ले जाएंगे। वो बार बार कह रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे मेरे माँ बाप से बात करनी है। उसकी इस बिहेवियर को देखते हुए फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि हो सकता है कि उसकी मेंटल कॉम्पिटेंसी इवेल्युएट की जाए, लेकिन एक डाउट ये भी था कि वो मेंटल इलनेस का नाटक कर रहा हो, वो पोजेस्ड होने की नाटक कर रहा हो। लेकिन इस बात पर जज ने मेंटल इवैल्यूएशन का ऑर्डर देने से इनकार कर दिया था और धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो ठीक बर्ताव भी करने लगा था एडन फूची। और काफी सारे ट्रायल्स के बाद कोर्ट एडन फूची को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। Mr. Fucci, having entered a plea of guilty to the crime of first-degree murder, I adjudicate you guilty of the premeditated first-degree murder of Tristan Bailey. I sentence you to life in prison. आपको क्या बोलना है इस केस को लेकर और ऐसे टीनेजर कातिल को लेकर? आपके मुताबिक यहाँ पर किसकी गलती थी, एडन की या फिर उसके पेरेंट्स की, सोसाइटी की या फिर ट्रिस्टन की, जिसने उस पर ट्रस्ट किया, जिसने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया? प्लीज कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी।